ठीक है, तो आज के सेशन में डाइपोल से कनेक्टेड एक डेरिवेशन और कंटिन्यू होगा। उसके बाद हम मूव करेंगे गॉस लॉ की तरफ, जो कि इस चैप्टर का और पूरे बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। क्वेश्चन अश्योर्ड है कि आता ही है, हर साल आता है। ओके, तो हम जो टाइटल अभी लेने जा रहे हैं, दिस इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, वो हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक में एंटर होने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं 11th से। व्हाट इज मेंट बाय टॉर्क? कम ऑन, टॉर्क, एफ इंटू आर इज द फॉर्मूला। हाउ वुड यू डिस्क्राइब टॉर्क? करेक्ट है, एफ इंटू आर इज फाइन। व्हाट इज टॉर्क? If you have to describe somebody in a line, how will they explain the word torque? अरे, what's the concern? 11th class rotational motion, torque? No? Let's see. Uh, Torque is just a force that makes the body rotate around an axis. That's it. घुमाने वाले फोर्स को टॉर्क बोल देते हैं। टॉर्क इज जस्ट अ फोर्स दैट रोटेट्स अ बॉडी अराउंड द एक्सिस। उसको फोर्स ना बोल के टॉर्क नाम दे दिया, क्योंकि वो रोटेशनल के लिए अलग से उसको सेग्रीगेट कर दिया। इट्स अ फोर्स ओनली, है ना। इट्स अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ओके फाइन, चलो ठीक है। टॉर्क, हाँ, ये फॉर्मूला भी अपने को काम आएगा, जो भी बोला था, एफ इंटू आर, अभी हम यूज करेंगे उसको बाद में। ठीक है, तो अच्छा, अब ये फॉर्मूले से ओके। एक और वर्ड अगर याद आ रहा हो, थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ 11th में से ही। डू यू गाइज रिमेंबर द वर्ड कपल इन टर्म्स ऑफ टॉर्क? व्हाट वाज दैट? कपल। हाँ, हाँ, ओके। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, लाइक दिस। नो, हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट तक तो ठीक है, बट हाउ दे यूज टू एक्ट? दे यूज टू एक्ट perpendicular to each other. They used to act perpendicular to each other like this. Okay, हाँ। अच्छा, वो कार का स्टीयरिंग, मैंने कार का स्टीयरिंग होल्ड किया, इस हैंड से मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा? डाउनवर्ड। इस हैंड से फोर्स कहाँ लगाऊंगा? अपवर्ड। तो दोज टू फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन द सेम बॉडी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज फॉर्म्स अ कपल। इन दोनों को मिला के कपल बोलते हैं। एंड अ कपल फोर्स ऑलवेज जनरेट्स टॉर्क। अ कपल ऑलवेज जनरेट्स अ टॉर्क। ठीक है, तो ये कपल और टॉर्क, ये दो शब्दों पे जरा अपन अभी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यही हमारे डाइपोल में एग्जीक्यूट होता है। कैसे एग्जीक्यूट होता है वो अपने को फिगर से पता चलेगा। चलो देखते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं, और उस सेटअप में हमें दिखेगा कि टॉर्क क्यों लगने वाला है और कौन लगाने वाला है। ठीक है, उसी पे हमारा डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। फाइन। तो ये मैंने एक पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली। कुड यू डिस्क्राइब मी व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? ये देखो, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल डिस्क्राइबिंग समथिंग। ये पैरेलल लाइंस हैं। इज दिस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्विडिस्टेंट, हाँ। तो इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल, टू बी वेरी स्पेसिफिक, equidistant and parallel lines are forms a uniform electric field. So there is already a existing electric field in the medium. इस मीडियम में हमें एक डाइपोल को प्लेस करना था, तो मैंने एक डाइपोल को प्लेस किया एट सम एंगल थीटा। ये अपन ने एक डाइपोल रख दिया। ठीक है, ये हमने एक डाइपोल प्लेस कर दिया, जिसके दोनों एंड्स पर एक एक चार्ज प्रेजेंट है ना। और
ठीक है, अपन एक मतलब हर पॉइंट पे अपन डिस्कस ही करते जाएंगे बिकॉज वही सब रिकॉलिंग करनी है काफी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। दे ट्रैवल फ्रॉम विच पोलैरिटी टू विच पोलैरिटी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स ये वाला एंड किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज का रहा होगा और वो ट्रैवल कर रही होगी टुवर्ड्स सम नेगेटिव चार्ज। ओके डन। अब मुझे मेरे डाइपोल के दो चार्जेस प्लेस करने हैं। सो लेट्स कंसिडर कि ये वाला हमने माइनस क्यू लिया है ना, और ये वाला हमारा प्लस क्यू का चार्ज है। डाइपोल के दोनों एंड्स बना दिए मैंने। ठीक है, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2a। उस छोटे डिस्टेंस को 2a से डिनोट किया जाता है, तो दैट द कंप्लीट डिस्टेंस इज 2a, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ व्हाट, लेट्स सी। ये जो पॉजिटिव क्यू वाला चार्ज है, इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा और किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? ऑपोजिट मतलब किधर? अभी किधर लगाऊं, राइट या लेफ्ट? प्लस क्यू पे। कम ऑन, इट्स वेरी रिलेटेबल। प्लस क्यू पे फोर्स कौन लगा रहा होगा और किस डायरेक्शन में? अच्छा, कौन लगा रहा होगा? द अदर वन। वो तो डायपोल का बैलेंस सिस्टम है, जितना माइनस प्लस पे लगा रहा होगा प्लस माइनस पे लगा रहा होगा, वो फोर्स तो बैलेंस होगा, छोड़ दो। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चार्जेस पे फोर्स लगाती है। ठीक। प्लस क्यू को, प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो ऑब्वियसली किधर होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव। और इधर माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव। ठीक है, दैट जस्ट द ऑपोजिट अट्रैक्शन फोर्सेस। ओके। और जब चैप्टर शुरू हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा था फोर्स के टर्म्स में? एफ बाय क्यू। ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। तो एफ कितना आ रहा है यहां से? क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी क्यू इंटू ई। तो ये जो फोर्स लग रहा है, जिसको मैंने अभी राइट साइड एरो मार्क किया है, दिस इज प्लस क्यू इंटू ई, एंड द अदर वन इज माइनस क्यू इंटू ई। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। आर दे एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर? है ना? दोनों के वेक्टर्स को मैंने जब एक्सटेंड किया, तो व्हाट वी केम टू नो कि यस दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलरली। तो ऐसे दो फोर्स जो परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं वो क्या बना लेते हैं? कपल। और क्योंकि वो कपल फोर्स बना रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सपोज टू प्रोवाइड द टॉर्क, और वो डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम जाए। दैट डाइपोल विल ऑटोमेटिकली रोटेट। अच्छा, ये जो फील्ड चल रही है ना, वो जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने डाइपोल को हमने खुद पकड़ के रखा हुआ है, अभी हमने होल्ड किया हुआ है, हमने होल्ड किया हुआ है, तब तो वो ऐसा है। द मोमेंट आई रिलीज माई फोर्स, इट विल इमीडिएटली टर्न लाइक दिस, है ना? बिकॉज इट वुड लाइक टू बैलेंस इट सेल्फ विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट पर्टिकुलर डाइपोल विल इमीडिएटली टर्न एंड अलाइन इट सेल्फ टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या, किस वजह से हुआ? वो टॉर्क लगने की वजह से हुआ। टॉर्क लगा। ठीक। जब तक आप उसको होल्ड कर रहे हो तब तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। द मोमेंट यू रिलीज इट, इट विल टर्न टू इट्स स्टेबल पोजीशन। ओके। तो वो टॉर्क कितना लग रहा है हम उसको डिराइव करने जा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो चेक करेंगे अभी। ठीक है, तो ये फोर्सेस तो अपन ने मार्क कर लिए। एक मेजरमेंट और चाहिए रहेगा अपने को। कैन यू टेल मी दिस डिस्टेंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री? दिस वन, दिस डिस्टेंस, एंड if I tell you that this angle is theta, this angle is theta, I want you to give me that particular side, huh, that particular side using trigonometry. Can we? 10th class, first exercise, come on. Sin theta लगाएं?
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा वॉज पी बाय एच। पी मुझे फाइंड करना है ना? पी मेरे को फाइंड करना है, और एच कितना है मेरे पास? 2a। तो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2a साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो रैदर देन रैंडमली लर्निंग इट, हमें पता हो कि हर वेरिएबल जो डायग्राम में मार्क किया गया है यार, लेबलिंग कैसे जनरेट होके आई है। तो इसलिए अपन ने उन सबको डिस्कस करके मार्क कर लिया। ठीक है, वी आर डन विद द लेबलिंग नाउ। डायग्राम रेडी है, लेबलिंग कंप्लीट है। अब हमें टॉर्क के फॉर्मूले से शुरुआत करनी होगी। हमें टॉर्क फाइंड करना है। थोड़ा थ्योरी बैकअप दे देते हैं पहले। ओके देख, ठीक है। सो लेट्स सी कि टॉर्क कितना लगेगा और कब तक लगेगा, है ना? कहाँ बैलेंस सिचुएशन आ जाएगी तो नहीं लगना लगना बंद हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो कुछ इंट्रोडक्टरी मैटर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वो प्लेस करते हैं पहले। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यार, इट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ writing a derivation in the exam, that you present the diagram, you describe the diagram, and then start your derivation. Okay, consider an electric dipole. Consider an electric dipole of of charges plus q and minus q, separated by distance 2a. Separated by a distance 2a, placed in uniform electric field, placed in uniform electric field E, capital E, making an angle theta with it, making an angle theta with it. ठीक है, तो हमने उसी डायग्राम को बस वर्डिंग्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, नथिंग एल्स, है ना? हमने उसको पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया कि व्हाट वी स्टार्टेड विथ। अब आगे बढ़ते हैं ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट का? क्यू इंटू 2a, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ठीक है, कितना डाइपोल मोमेंट वहां पे स्टैब्लिश होगा, कितना कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ वो मेंशन कर देते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन, डायग्राम में तो प्रेजेंटेड है, उसी को डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू, और लगा कौन रहा है? कौन फोर्स लगा रहा है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय द फील्ड ई, और उसका वैल्यू कितना लिखा अपन ने? क्यू इंटू ई। और डायरेक्शन कहाँ है? इस वाले फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है जो प्लस क्यू पे लग रहा है? राइट, लेकिन अभी राइट नहीं, हम क्या बताएंगे कि ये वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में खुद कौन जा रही है? ई, ऐसा बताओ। और इसी का जस्ट ऑपोजिट वाला भी लिख देते हैं, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं माइनस क्यू के बारे में। सेम स्टेटमेंट फॉर माइनस क्यू, क्योंकि उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस लगा देना, डायरेक्शन ऑपोजिट है। दैट वी आर प्रेजेंटेड इन द फिगर ऑल्सो। तो ये अपने दोनों फोर्सेस ले लिए। ठीक, ना। अच्छा, कैन यू टेल मी कि डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? हम्म देखो, दो तरह की बातें समझनी पड़ेगी। इस डाइपोल पर एक फोर्स है जो उसको राइट साइड खींच रहा है, एक फोर्स है जो लेफ्ट साइड खींच रहा है। पर क्या हमने अभी सिस्टम में डाइपोल के चलने की बात करी? नहीं। मतलब कि
उसके ऊपर लगने वाले लीनियर फोर्सेस क्या है? जीरो है। लीनियर फोर्सेस का सम क्या है? जीरो है। उनके फोर्सेस के जो कंपोनेंट हैं वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? टॉर्क। वो पढ़ा था ना, व्हाट वी स्टार्टेड विद इन 11th वाज रेक्टिलिनियर मोशन, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो दो तरह के फोर्सेस, मतलब दो तरह के मोशन करवाए जा सकते हैं, या तो रेक्टिलिनियर जिसको ट्रांसलेशनल भी कहते हैं, और एक कौन सा होता है? रोटेशनल। फिलहाल ट्रांसलेशनल इज जीरो, बट रोटेशनल विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जो मैं अगला पॉइंट लिखने जा रहा हूं यहां पर, वो ये नहीं हो कि फोर्स इन लग रहा बॉडी पे, लीनियर फोर्सेस जीरो हैं। एफ टोटल, एफ टोटल क्वेश्चन आता है, पीपल आस्क, मतलब दे आस्क यू कि व्हाई विल द डाइपोल मूव लीनियरली, will the dipole shift linearly? Will say no. Why? Because the total force is plus QE minus QE in the vector form, opposite direction, the sum will be zero. Linear forces is zero, ध्यान रखना, linear force is zero. Okay. हाँ, मतलब वो बोला भी हुआ है ना? अब यहाँ लिख देते हैं, ध्यान रहेगा। This is what we are talking about, net translational force. That is zero. The rotational force is not zero. रोटेशनल फोर्स को नाम ही अपन ने टॉर्क दे दिया, इसीलिए सेपरेट कर दिया, उसको टर्म ही अलग कर दिया। नो लीनियर मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल नेवर मूव लीनियरली। ओके, अब टॉर्क की तरफ मूव करता है। अभी जो टॉर्क का फॉर्मूला बताया गया था, हमको उसी से स्टार्ट करना है। दैट वाज टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स, मतलब वो कपल में से जो भी फोर्स लग रहे हैं दोनों के सेम मैग्नीट्यूड ही होता है वैसे भी, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वर्डिंग्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, जो कि हमने डायग्राम में मार्क किया हुआ है। अब ये सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। बस ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। बाकी मैथमेटिक्स है, अभी वैल्यू डालेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। टॉर्क का सिंबल टाउ, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। डन। आइदर फोर्स में कौन सा डालें? दोनों सेम ही है ना, उनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बस, कितना? क्यू इंटू ई। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 2a sin theta, 2a sin theta that we calculated. Okay, done. इसमें डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, उसको अलग करना है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, उसको सेपरेट कर देते हैं। क्या क्या? Q और 2a, इसको ग्रुप कर लो, इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं, और E साइन थीटा को पीछे कर देते हैं। अब उस Q इंटू 2a की जगह पर, ऊपर मेंशन कर चुके हैं अपन, उसको डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरा फॉर्मूला आ गया, जिसपे मुझे सीधा सीधा न्यूमेरिकल पेपर में मिलता है, पेपर में आ चुका है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा is our expression for the torque acting on the dipole. This much amount of torque acts on the dipole. P e sin theta. P e sin theta. दो वेक्टर्स के साथ जब साइन थीटा होता है, क्या याद आ रहा है, कैसे क्लोज कर सकते हैं इसको? दो वेक्टर के साथ में साइन थीटा है, कौन सा प्रोडक्ट? सो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, दैट्स द फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म, दैट्स द फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म। टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ओके, न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए स्केलर फॉर्म, अदरवाइज मेंशन करने के लिए वेक्टर फॉर्म। दैट्स इट। यूनिट फॉर द टॉर्क वुड बी, यूनिट फॉर द टॉर्क, अरे यहीं से मिल जाएगा ऊपर से ही। यूनिट फॉर द टॉर्क न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, डन। न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी अपने को कुछ केसेस पे बात करनी है। फिजिक्स में हम जितने डेरिवेशन करेंगे, हर डेरिवेशन में
लास्ट में थीटा आएगा, और वो थीटा को आपको अलग अलग केस डाल के सॉल्व करके दिखाना है। 0, 90, 180 ऐसे केसेस डाल के चेंज करना पड़ता है, तो वो करते हैं। चलो, तो कुछ केसेस अप्लाई किए जाते हैं हर डेरिवेशन के बाद। डेरिवेशन कंप्लीट है, फॉर्मूला रेडी हो चुका है। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट ऑन सम केसेस। केस वन, और अपन प्रैक्टिकली जरा डायग्राम में जाके भी देख लेंगे कि होने क्या वाला है। अगर मैं आपको कहूं कि थीटा 0 है, पहले तो डायग्राम में ऑब्जर्व करो क्या केस हुआ ये। थीटा 0 कर दिया मैंने, क्या हुआ? द डाइपोल वुड बी ऑलरेडी अलाइंड। ऑलरेडी अलाइंड, तो क्या लगता है, डाइपोल अगर पहले से अलाइंड है तो अब कोई टॉर्क थोड़ी लगेगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाना चाहिए? 0। चेक कर लेते हैं आ रहा है क्या फॉर्मूले से। फॉर्मूले में थीटा को 0 रखो, क्या टॉर्क 0 आएगा? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री। यस, टॉर्क कम्स आउट टू बी 0। टॉर्क कम्स आउट टू बी 0, मतलब उस पोजीशन में कोई टॉर्क नहीं लगेगा। And that's why this position is called, it has been asked in the exams already. They ask you ki what is the stable equilibrium position. You have to write the answer that theta equals to 0 is called as the stable equilibrium position of the dipole. Stable equilibrium position होती है ये थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें ना तो लीनियर फोर्स लग रहा है, ना टॉर्क लग रहा है। So the dipole is stable over there in equilibrium, no movements, no movements। ठीक है, ओके। चलो अगला, नेक्स्ट लगाते हैं 90 डिग्री, केस टू। लेट्स सी व्हाट इज सपोज टू हैपन नाउ। केस टू वेयर थीटा इज 90 डिग्रीज नाउ। ओके, व्हाट इज सपोज टू हैपन? 90 डिग्रीज, the dipole is exactly in this position perpendicular to the field. What is supposed to happen? What should happen? It should immediately turn and align itself with the field. That means at this particular position it is under the maximum torque, जो कि फॉर्मूले से दिखना चाहिए, वो भी चेक करते हैं कैसे दिखेगा। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90। साइन 90 इज व्हाट? 1, एंड इट्स द मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन थीटा। तो ये आपको मिला है मैक्सिमम टॉर्क एट दिस पोजीशन। दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, पी इंटू ई। पी इंटू ई का फुल टॉर्क लग रहा होगा एकदम मैक्सिमम वैल्यू पर। ओके, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, क्लियर? सो दैट्स द अनस्टेबल पोजीशन ऑब्वियसली, बिकॉज वहां पर वो बहुत स्ट्रेस में है, टॉर्क अभी बहुत वो डाइपोल इज इन अ वेरी ह्यूज स्ट्रेस। उसको मतलब टर्न होना ही है, इमीडिएटली टर्न होना है वो। ही कैन नॉट, the dipole cannot stabilize over there, it cannot even it in rest for a moment, शिफ्ट होगा ही होगा वो। ओके, तो ये दो केस हो गए, 0 एंड 90। ठीक है, अगर मैं एक केस आपको और दूं, दे हैव नॉट मेंशन्ड आउट, 180। जरा चेक करो क्या होगा। व्हाट इफ वी से 180 डिग्री, व्हाट इज सपोज टू हैपन? डायग्राम में क्या हो रहा है? दो बातें आपको मेरे को बतानी है। विल इट बी अंडर द इफेक्ट ऑफ टॉर्क, और विल इट मूव लीनियरली इन 180 डिग्री सिचुएशन? कैसा उसका पोजीशन अज्यूम कर पा रहे हैं, व्हाट वी थिंकिंग ओवर इट ना, कि हाउ इट वाज, कैसा अवेलेबल है वो अभी 180 पर। टॉर्क होगा? हम्म, नहीं होगा। 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या फर्क होने वाला है अरेंजमेंट में कुछ?
ठीक है, एंगल हमने कहां से बनाया है, पॉजिटिव एक्स से, ऐसा। तो 180 खोलूंगा तो ये जो मेरा प्लस क्यू का चार्ज है ये इधर आ जाएगा, ये यहां पर आ गया प्लस क्यू यहां, और माइनस क्यू कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। कैसा इंपैक्ट हो रहा होगा इसके ऊपर अभी, ये वाला पॉजिटिव साइड इस प्लस क्यू को इस बार रिपेल कर रहा होगा, और इधर से ये नेगेटिव भी इसी को रिपेल कर रहा होगा। कुछ इस तरह की बात है कि यहां से और यहां से मैं दोनों तरफ से इसको, आई एम कंप्रेसिंग इट, वही वाली चीज हो रही होगी, दोनों तरफ से इसको पुश लग रहा होगा एकदम टाइट। विल देयर बी अ टॉर्क, विल देयर बी अ टॉर्क, नो, because the forces are absolutely linear, opposite direction, cancelling out each other, so there will be no torque. Will there be any linear motion? I'm just pushing a rod. अब मैं एक रॉड को दो तरफ से दबाऊंगा तो क्या वो गोल घूमेगी क्या, नहीं घूमेगी, वो इधर या इधर जाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो ना तो कोई लीनियर मोशन होगा ना टॉर्क लगेगा। 11th क्लास मैथ, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 डिग्री, साइन 180 एनीबडी, किसी को क्या बात कर रहे हो, साइन 180 इज जीरो। तो वो फॉर्मूला इटसेल्फ विल टेल यू कि कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इट द फॉर्मूला इज डिस्क्राइबिंग यू कि कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेट्स इंक्लूड द केस, लेकिन उसके लिए एक टर्म बताता हूँ मुझे, केस थ्री, लेट्स इंक्लूड केस थ्री, इट्स प्रैक्टिकल। ओके, थीटा 180, 11 ट्रिग्नो गाइस, रिमेंबर यार कि साइन के सारे एन पाए जीरो होते हैं, एंड पाई इज 180, है ना, तो 1 पाई इज जीरो। तो ठीक है, चलो पहले तो अपन इसको इंक्लूड करते हैं कि टॉर्क विल बी जीरो, यस, पीई साइन 180, साइन 180 इज जीरो, साइन 180 जीरो, टॉर्क इज जीरो। तो ये तो क्लियर होगा कि जीरो रहेगा। लेकिन क्या इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल पाएंगे, विल इट बी इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। स्टेबल वर्ड को जरा बाद में बात करते, विल द डाइपोल इज इन, इज द डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, हाँ, बिकॉज इट इज हैविंग नो नेट मूवमेंट्स, तो इक्विलिब्रियम तो है, बट इट इज कॉन्स्टेंटली अंडर द प्रेशर सॉर्ट ऑफ थिंग, स्ट्रेस, तो उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम जस्ट बिकॉज इट इज नॉट मूविंग, नो नेट इफेक्ट, नो नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये अपन ने एक एड ऑन वर्कआउट ले लिया। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में टॉर्क कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, आफ्टर 90 फिर से घटता जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो, मैक्स, जीरो। ओके, चलो ये हो गया टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए थी। तो व्हाट वी डिड, we generated the figure first, placed a dipole in the uniform electric field, marked all the labels, all the forces, distances, angles, then we started with the formula of torque, we just substituted the respective values and the cases, that's it। ठीक है, लिख के ही तैयार होगा, सिर्फ सुन के बोलने से और एक बार ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन वंस आफ्टर रिव्यूइंग इट, पूरा होल सोल शुरू से आखिरी तक एक बार खुद से अपने को लिख के आना चाहिए, तो वो टॉपिक रेडी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So that was the third and the last derivation for dipole. So we have three derivations for dipole: axial position, equatorial position, and torque. Okay. Let's move further. जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे कि हमने जब भी कोई टॉपिक या फॉर्मूला डिराइव किया तो हमने उससे कनेक्टेड एक न्यूमेरिकल को प्लेस कर लिया था, जस्ट टू कनेक्ट द एग्जीक्यूशन। यहाँ भी कर लेते हैं। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस दिस एक्सप्रेशन टॉर्क, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत फ्रीक्वेंटली आया है क्वेश्चन टॉर्क पे, रहता ही है किसी न किसी फॉर्म में, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। चलो चेक करते हैं, पेपर का ये क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो फील्ड की यूनिट हो गई। experiences a torque, अच्छा टॉर्क इज गिवन, experiences a torque of 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो विल स्टिक टू द फ्लो। जैसा हमने 12th की मार्किंग स्कीम के हिसाब से बात की थी, सबसे पहले हमें सारी चीजों को उनके सिंबल्स के साथ एनलिस्ट करना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है, फिर फॉर्मूला लिखना होगा एंड देन द कैलकुलेशन, ताकि मार्क्स पूरे पूरे स्टेप वाइज मिलते जाएं अपने को। पहले सबको शॉर्टलिस्ट करते हैं। जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले बात आई 30 डिग्री, तो ये क्या दिया हुआ है अपने को, थीटा, तो मैंने थीटा एनलिस्ट कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, हमें दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने ई भी लिख दिया। तो ये अपनी हैबिट में रखना कि हर बार गिवन सारा लिख देना, फर्क पड़ता है उससे मार्किंग पे। द एग्जामिनर फाइंड्स दैट यू हैव डन द क्वेश्चन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। टॉर्क भी हमने मेंशन कर दिया, एंड वी हैव टू फाइंड द पी, उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। Done. तो ये मेरा गिवन डेटा प्रेजेंट हो गया। नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला दैट इज सुटेबल फॉर दीज टर्म्स, वो अवेलेबल है हमारे पास। P इज इक्वल, सॉरी, tau is equals to P sin theta. Now put the values, simplify the expression, and generate me the answer. Okay, do it. Let's find the, ठीक है, तो यहां से जनरेट क्या करना था, P, और मतलब आई वुड सजेस्ट कि जैसे मान लो इस फॉर्मूले में मेरे को टॉर्क तो निकालना नहीं है, मुझे तो P निकालना है। तो वैल्यूज रखने के बाद ट्रांसपोज करना चैलेंजिंग होता है, एरर हो सकता है बाय चांस। उस सिंबल के फॉर्म में पहले फॉर्मूला मेकअप कर दो जिसको आप फाइंड करना चाहते हो, फिर वैल्यूज रखना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि ढेर सारे नंबर्स की शिफ्टिंग में अगर कोई ना कोई नंबर या कोई भी टर्म अगर छूट गया तो चैलेंज कर देता है। तो ये मेरे हिसाब से एक बेटर अप्रोच रहता है। एंड देन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एट लास्ट, फाइनली, है ना। तो ये 10⁴ हो गया। और साइन थीटा में क्या लिखा अपन ने, sin 30, sin 30 की जगह क्या लिखा अपन ने, 1/2, तो वो 1/2 का 2 ऊपर चला गया, है ना। ठीक है, तो वो 18 तो ऊपर ऐसा कैसा बन ही रहा था डायरेक्ट ही, और 10⁻30, स्ट्रेट फॉरवर्ड, -30, है ना। यूनिट क्या लग गई इसके आगे, कूलम मीटर। हो गया, कंप्लीट है। ठीक है, सो दैट इज वन काइंड ऑफ, जस्ट वन सैम्पल क्वेश्चन फॉर इट। ऐसा एग्जीक्यूशन हो सकता है, कोई भी एक चीज अननोन हो सकती है चारों में से, जो चार टर्म्स हैं यहाँ पे कोई भी अननोन हो सकता है। ठीक, ओके, मूविंग ऑन। गॉस थ्योरम के सबसे आईएमपी टॉपिक जो चैप्टर का है, और इवन पूरे 12th बोर्ड का भी है, फिजिक्स का भी है, हाईएस्ट वेटेज है, उसमें एंटर करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए एक टॉपिक और दिया गया है, तो विल टॉक अबाउट इट फर्स्ट, फिर हम उसको यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is a backup topic to be utilized in Gauss law. Continuous charge distribution theoretical part है, कुछ टर्म्स आने वाले हैं, उनको अपने को लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो these terms will be, these formulas will be utilized there in Gauss law. Okay, let's see. इसमें हमको 3 सेक्शन में काम करना है। ठीक है, मैं बाइफरकेट, ये अपन इसको कंपैरिजन में कर लेते हैं, एक चार्ट बना के, एक चार्ट बना लेते हैं, तीनों एक साथ समराइज हो जाएंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम 3 केस डील करेंगे।
we'll be covering three cases. First one, line charge distribution. Surface charge distribution. And volume charge distribution. Line, surface, and volume. It's very relatable to 1D, 2D, 3D types, है ना? Line, plane, and 3D space, volume. पहले लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है? ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये लीनियर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि वायर, उनके लिए होता है। कि मान लो कोई वायर है, वायर जिसपे चार्ज प्रेजेंट है, जिसपे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है? अब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर, मतलब एक वायर जो बहुत ही एक्सट्रीम लेंथ का है, जिसको इनफाइनाइटली लेंथ से कंपेयर कर देता हूं, उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कितने चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने क्वांटम्स प्रेजेंट हैं, इनको गिनना इज अ बिग टास्क। जैसे कि एक आयरन के मॉलिक्यूल में, एक आयरन का अगर क्यूब रखा है मैंने, उसमें कितने सारे आयरन के एटम्स हैं, काउंटेबल नहीं है वो। मतलब आप मोल कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, बात अलग है, पर अपन ऐसे काउंटिंग नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमने उस मटेरियल का क्या पता लगा लिया? डेंसिटी। कि भाई डेंसिटी ऐसी चीज है जो पूरे में कैसी रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। वैसे ही यहां पर भी, यहां पर भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग चार्ज की डेंसिटी पता लगाते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द चार्ज ऑन द होल कंडक्टर। तो लाइन वर्ड इज फॉर वायर, लीनियर, लीनियर भी बोलते हैं इसको, लीनियर या वायर के लिए हो गया। इसको डिनोट किया गया लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। वही डेंसिटी जैसी बात हो गई, लाइन चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं इसको। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इट्स लैम्डा। इसकी यूनिट भी लिख देते हैं फॉर्मूले में से, ठीक है? और उस लैम्डा को लाइन चार्ज डेंसिटी कहते हैं। कि जो चार्ज लीनियरली प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी क्या है। फिर आपको चाहे जितनी लेंथ पे निकालना हो उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। लाइन चार्ज डेंसिटी कहा जाता है लैम्डा को, और उसकी यूनिट बन रही है कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर, दैट्स द लाइन चार्ज डेंसिटी दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर वायर्स और लीनियर चार्जेस, लीनियर ऑब्जेक्ट्स, यूजुअली वायर। गॉस लॉ का जो सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पे अपन लैम्डा यूज करेंगे, ठीक है? फिर गॉस का जो दूसरा एप्लीकेशन यूज करेंगे, दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसमें अगला वाला यूज करेंगे, दैट इज फॉर अ सरफेस। दिस इज फॉर अ सरफेस। For example, we have a 2D surface, a page or a paper, a thin foil which is charged. तो इस तरह के सरफेस, इसमें वॉल्यूम तो होती नहीं क्योंकि थिकनेस नहीं होती। लेंथ और ब्रेड दो वेरिएबल आ जाते हैं ना यहाँ पर। तो इसलिए एरिया, सरफेस की बात आ जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर अ 2D फिगर, प्लेन, अ प्लेन फिगर। इसको डिनोट करने के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, विच इज डेल्टा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, and here sigma would be called as surface charge density.
surface charge density. This we will use in the second and the third derivation of the Gauss law that we'll be doing. Surface charge density. Unit accordingly would be यूनिट जनरेट कर दो. -2 coulomb per meter square because the unit is for the area. Delta S, charge per unit area. चार्ज पर यूनिट एरिया. और अब मेरे को नहीं लगता कि आपको तीसरा वाला बनाने में कोई चैलेंज होना चाहिए बिकॉज इट इज गोइंग इन द सिमिलर फैशन. अब हम बात करेंगे किसके लिए? फॉर अ 3D ऑब्जेक्ट्स. फॉर अ 3D ऑब्जेक्ट लाइक अ स्फीयर, लाइक अ स्फीयर और अ शेल. तब दिखाने को तो सर्कल ही ड्रॉ करेंगे बट कंसिडरिंग इट अ स्फीयर, अ चार्ज स्फीयर, या कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब दैट कुड बी एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, दैट कुड बी एनी 3D ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी रिप्रेजेंट इट बाय गामा. ठीक है, और उसका फॉर्मूला आप अकॉर्डिंगली आई गेस प्लान हो रहा होगा. कुछ जगहों पर रिप्रेजेंटेशन के थोड़े सिंबॉलिक डिफरेंसेस कई बार रेफरेंस और एनसीईआरटीज में देखने को मिलते हैं. जैसे इसको कई जगह पे रो, रो जो कि हम लोग ने लास्ट ईयर, रो अभी आपने पहले कब पढ़ा हुआ है? रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पर अभी वो आएगा, रेजिस्टिविटी में भी तो रो आएगा ही आएगा. यहाँ पर भी इन्होंने कुछ जगहों पे ऐसे रो से इसको सिंबलाइज किया हुआ है. तो वो टॉपिक टू टॉपिक उसको वेरी करना पड़ता है. व्हाट इट इज. हाँ, डेंसिटी भी एक टॉपिक में, डेंसिटी भी लिया है उसको. तो कोई सिंबल का कोई डिफाइंड मीनिंग कभी भी नहीं है फिजिक्स में. टॉपिक टू टॉपिक उस सिंबल को बार बार अलग अलग लोगों ने यूज किया है. चलो ठीक है, मूव करते हैं. क्या होगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. नाम भी अकॉर्डिंगली आ जाएगा, यूनिट भी अकॉर्डिंगली आ जाएगी. ठीक है. द नेम ऑफ दैट सिंबल वुड बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी राइट नाउ. And accordingly, I'll place the unit that is coulomb per meter cube. This kind of comparative study allows our brain to retain the material easily. यही मैटर 2 पेज में जाता तो फिर वो पन्ने पलट के करने में थोड़ा सा. ठीक है, तो दीज आर द 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी यूजिंग इन द गॉस थ्योरम, है ना, जस्ट इन अ लेटर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, दीज आर द 3 डेंसिटीज ऑफ चार्ज. ठीक है. नाउ आज तो हम गॉस का बेसिक एक्सप्रेशन और उसका खुद का डेरिवेशन लेंगे. एप्लीकेशंस वुड बी देन कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट सेक्शन ना. चलो ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन assured topic. Look over to any previous year paper, you will find Gauss law. There are 3 applications. Any one of them is asked, one at a time. Any one of them is asked. Okay, पहले तो गॉस थ्योरम है क्या, कहाँ अप्लाई होती है, क्या बताती है, पहले इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं. गॉस थ्योरम पर हमें किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये नाम मिल रहा है, ये जरूर तय है. गॉस थ्योरम. लेट्स सी व्हाट दिस इज अबाउट एंड व्हाट इट डिस्क्राइब्स. गॉस थ्योरम. नाउ बिफोर एंटरिंग इनटू दिस, we have to talk about a topic called, within this only, we have to talk about a topic called electric flux, क्योंकि इसी के ऊपर गॉस थ्योरम बनी है, फ्लक्स के ऊपर. तो पहले फ्लक्स कवर करें. ठीक है, एनी आइडिया अबाउट द टर्म फ्लक्स? फ्रॉम अ पॉइंट नहीं, एरिया, एरिया.
ठीक है। फ्लक्स मतलब क्या होता है? अब देखो, टॉपिक की डेफिनेशन पता है, पर अगर वो वर्ड का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा ना। बस यही गेम, ये छोटी छोटी चीजों को अपने को कनेक्ट करके चलना है, वो वर्ड तो कनेक्ट हो। व्हाट डज दैट मीन? ओके। फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू अ स्पेस। फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू अ स्पेस इज फ्लक्स। कौन फ्लो हो रहा है? फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस। ठीक है, कि फील्ड लाइंस का एक फ्लो किसी एरिया से फ्लो होकर फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आगे वर्ड लगना बिल्कुल, है ना, स्वाभाविक था। चलो, अब आ जाते हैं फ्लक्स के प्रॉपर स्टेटमेंट पे, जो बोला गया कि हाँ, कितनी फील्ड जो है एक पर्टिकुलर एरिया में से पास होती है, वो अपने को उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट डाल देते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, थ्रू अ गिवन एरिया इनसाइड, वो एरिया फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फील्ड लाइन लिखो या लाइंस ऑफ फोर्स लिखो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टेक्निकल कंटेक्स्ट में लाइंस ऑफ फोर्स लिखा जाता है। और सिर्फ पास नहीं होना है, परपेंडिकुलरली पास होना है, वो भी है ना। लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलरली, नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो दो कंडीशंस तो यही मिल गई, अंदर स्टेटमेंट में आ गई है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ पर्टिकुलर, थ्रू अ एरिया। ठीक है, यही लाइन, इसी स्टेटमेंट को अपन फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, है ना। तो फॉर्मूला लेते हैं पहले इसका। फ्लक्स को डिनोट करने के लिए फाई सिंबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कि अपन ने मैथ्स में यूज किया है काय के लिए? एम्प्टी सेट दिखाने के लिए। ओके, नाउ व्हाट दैट फ्लक्स इज, क्या क्या चाहिए मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और क्या चाहिए? एरिया चाहिए, है ना। फाई इज इक्वल टू ई, मतलब फील्ड, वो तो वेक्टर है, इनटू एरिया, एरिया का भी वेक्टर है। अभी एरिया वेक्टर पे अपने को बात करनी पड़ेगी। व्हाट फ्लक्स इज? स्केलर, वेक्टर, फ्लक्स। आंसर सामने ही है, मतलब आपको गैस नहीं करना पड़ेगा। द आंसर इज देयर इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ, कि व्हाट इट शुड बी। द आंसर इज देयर इन द स्टेटमेंट। कैसे? अच्छा, यहां से, ओके। हाँ। हम्म। फाइन। फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ समथिंग, 5 फील्ड लाइन, 6 फील्ड लाइन, 10 फील्ड लाइन, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और क्योंकि ये स्केलर है, तो मुझे ये भी क्लियरिटी आ गई कि मुझे बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर आंसर देता है। तो थिंग्स आर रिलेटेबल। ओके, ठीक है, इट्स अ नंबर। ठीक।
ई डॉट डीएस, और जब डॉट प्रोडक्ट एक्सपैंड होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? डॉट प्रोडक्ट एक्सपैंड होता है तो फॉर्मूले में क्या ऐड होता है? कॉस थीटा। सो दैट्स द स्केलर पार्ट ऑफ द स्केल, है ना? एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया ई डी एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब जब मैंने कहा था कि जब भी कोई फॉर्मूला बनाएंगे उसमें थीटा आएगा तो केसेस लगाएंगे, वही काम करना है ना? पहले तो मैं एरिया वेक्टर की बात करते हैं, दैट यू गाइस आर यू अवेयर अबाउट दैट, है ना? पहले वो देखते हैं। ये मैंने एक सरफेस बनाई, ये वाली एक सरफेस, ये ले लो, प्लेन सरफेस, ठीक है? टेबल टॉप ले लो। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसका एरिया, किसी भी सरफेस के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है? एरिया का वेक्टर, एरिया खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। ये रहा, ये बनाया अपन, ये वेक्टर, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? फील्ड तो हम एक्सटर्नली पास करेंगे, वो तो हम खुद डिसाइड कर लेंगे, बट द एरिया वेक्टर इज डिफाइंड फॉर अ सरफेस। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो पहले तो एक इसको बना के रखना होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउट ऑफ द प्लेन, आइदर वेज, ऊपर भी हो सकता था नीचे भी हो सकता था, आइदर वेज, ठीक है? तो दैट्स द कॉन्सेप्ट फॉर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, अब ड्रॉ करता हूँ फील्ड, केस के हिसाब से बात कर लेते हैं। क्योंकि जो थीटा है ना, ये जो थीटा अपन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, दैट दैट एंगल इज बिटवीन व्हाट? दैट एंगल इज बिटवीन द फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। बहुत सारे लोग एंगल को सरफेस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कि फील्ड का और सरफेस का एंगल। नहीं, फील्ड का और एरिया वेक्टर का एंगल देखना है। चलो ये समझते हैं। दो ही केस आते हैं इसमें तो, 0 और 90, है ना? कंपेयर कर देते हैं। थीटा के दो ही केस हैं, एक तो 0 और एक 90, ठीक है? जरा प्लान करते हैं क्या होने वाला है। अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, वर्कआउट करो और इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन से कैसे, कहां से पास हो रही है? ये प्लेन सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। 0 डिग्री वाले केस में वो कैसे जा रही है? इज इट पासिंग ओवर द एरिया और बिलो द एरिया, और इज इट क्रॉसिंग, है ना, फ्रॉम द एरिया, लाइक दिस? Are the field lines passing, crossing the area, or are they passing above and below the area in first case? Theta zero, theta zero, ठीक है? What theta zero indicated? The angle between E and S. तो अगर 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन, यानी कि जो फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन भी यही है। दे आर मूविंग लाइक दिस, एन नंबर ऑफ लाइंस, है ना? एक पेपर में से अपन ने ढेर सारी पिंस क्रॉस करा दी, जैसे कि यही तो 0 डिग्री हुआ ना, ये रहा। ई वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है और डेल्टा एस भी वही है। ये है 0 डिग्री का डायग्राम। इसको 0 डिग्री के नीचे ड्रॉ भी कर लेते हैं ताकि पता रहे कि द लाइंस आर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, लाइंस आर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। यानी पूरे एरिया से लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, दैट मींस फ्लक्स को अपने हाईएस्ट वैल्यू को शो करनी चाहिए। देखते हैं मैथमेटिकली भी जस्टिफाई हो रहा है क्या। इस समय सबसे हाईएस्ट फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस कर रही होंगी। एक्सप्रेशन में भी चेक करते हैं कि क्या हमें हाईएस्ट फ्लक्स मिल रहा है। लेट्स सी, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस जीरो। और कॉस जीरो कितना होता है? 1। हाईएस्ट होता है, फाई मैक्स लिखना है इसको। इन दिस केस maximum flux would be generated through that area,
फ्लक्स जनरेटेड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कुड क्रॉस एट दैट मोमेंट। दूसरा डायग्राम लेते हैं। अब अगर थीटा 90 हो गया फील्ड और एस में, ई और एस में एंगल अगर 90 हो गया, अब क्या हो रहा होगा? एरिया है, एरिया वेक्टर भी है, लेकिन जो फील्ड है वो इससे परपेंडिकुलर करनी है मेरे को, एस से। एस से परपेंडिकुलर का मतलब है कि या तो कागज के ऊपर से निकल गई फील्ड, पेपर के ऊपर से जा रही है, और या फिर पेपर के नीचे से जा रही है, बट दे आर नॉट क्रॉसिंग द एरिया। दे आर नॉट क्रॉसिंग द एरिया। बात समझना, अगर आपको डायग्राम में ऐसा लग रहा हो कि क्रॉस हो रहा हो, तो भाई वो अपन इंटरप्रेट सही नहीं कर रहे हैं, है ना। फील्ड लाइंस आर आइदर गोइंग अबव द प्लेन और below the plane, but they are not crossing the plane. And when the plane is not crossed, it's not counted in the flux. The lines are not counted inside the flux, in the flux. So it should be zero, and that is clear from the formula itself, cos 90, which is yes, zero. So that's minimum flux, which is zero, which is zero. ठीक है, ओके। अब एक एमसीक्यू जो इस टॉपिक से आया हुआ है ना बार बार, वो है फ्लक्स की यूनिट। फ्लक्स की एसआई यूनिट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन एमसीक्यूज। चार ऑप्शन देते हैं, अलग अलग यूनिट चेंज कर करके, और एक सूटेबल वाले को सिलेक्ट करना होता है। देखिए अपने पास जो फॉर्मूला है वहां से तो बन रही यूनिट, कुछ बन पा रही है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम्म। हम्म। अरे हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अपन कहाँ से बना लें? F/Q से। बेस्ट है। न्यूटन पर कूलम हो गया, सही है। और एरिया के लिए क्या लग गया? मीटर स्क्वायर। डन। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वी शुड नॉट एंटरिंग इनटू द लर्निंग मोड की यार, यूनिट याद कर रहे हैं बैठ के बहुत सारी, काम नहीं जमेगा। ओके। अब अगर मैं कहूं कि यार जो चार ऑप्शन देते हैं ना वो लोग, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं होता, मतलब वो तो काम है ना उनका, गेम खेलना हो, मतलब और मॉडिफाई करना पड़ता। मॉडिफाइड वर्जन्स भी होते हैं, क्योंकि एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्मूलेज अवेलेबल है ना। एक ही चीज के और भी कई फॉर्मूलेज हैं। एक अभी अपन वर्कआउट करने वाले हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस भी होता है। अभी आएगा, बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस भी होता है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो उससे क्या यूनिट बन रही है? पोटेंशियल आप पढ़ के आए हो 10th में। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, एनसीईआरटी, सेकंड पेज, सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर इट वाज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस नाम से यूनिट। मेरे को लगा सिंबल देख के इमीडिएटली पहचानोगे। वोल्ट। हाँ, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट सेम है, वोल्ट। तो वोल्ट, ये वोल्ट ई की जगह में क्या लिख रहा हूं? वोल्ट अपॉन मीटर, ये रहा डिस्टेंस। और इनटू क्या करना है? मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट और क्या क्रिएट हो गई, अभी के लिए नोट कर लेते हैं, अगले टॉपिक में आ भी जाएगी। वोल्ट मीटर भी फ्लक्स की एक और यूनिट है। तो ये इनडायरेक्टली जनरेट होती है, तो फिर इसलिए बन भी जाती है, पेपर ऑप्शन में ये डलता है, वोल्ट मीटर। यहां से ये रेफर, इसका बैकअप है, आगे जाके लिखेंगे अपन इसको नेक्स्ट सेशंस में। तो ये भी एक यूनिट है फ्लक्स की, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ओके। ये वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल के लिए यूज हुआ है, जो अगले चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है। चलो, तो उसको इंक्लूड करना था ताकि वो मिस नहीं हो जाए। और स्केलर क्वांटिटी है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया कि स्केलर है वो ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है। दैट वाज अबाउट फ्लक्स, दैट वी नीड टू कवर और रिमेंबर।
ठीक है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका छोटा वाला प्रूफ ले लेते हैं, एप्लीकेशंस को फिर अपन आगे एक्सटेंड करके लेंगे। तो गॉस थ्योरम आपने हेडिंग ऑलरेडी डाल रखी है, उसको एक बार फिर से एक बार लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट डालने के लिए। गॉस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट लेते हैं। जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वही वर्ड टू वर्ड फॉर्मूले में बदलेगा, ऐसा का ऐसा बिल्कुल। ठीक है, गॉस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने फ्लक्स के बारे में एक थ्योरम दी, फ्लक्स के बारे में बताया। लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट, it states that the total flux, the total flux through a closed surface, बड़ी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, क्लोज्ड सरफेस, through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed in the surface। ठीक है, ओके, फाइन, लेट्स सी व्हाट इट सेड। एक तो क्लोज सरफेस बोला है, जैसे मान लो स्फीयर है ना, और स्फीयर को अपन ने चार्ज कर दिया, इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया, मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज दे दिया उसको अपन ने, पॉजिटिव, तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा, अंदर, राइट। अब देखो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, हर बोली हुई बात पे ऐसे अंधविश्वास थोड़ी कर लिया करो यार कि नहीं चलो सर ने बोला तो सही ही होगा। अच्छा ठीक है, हाँ ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था, चार्ज नेवर रिसाइड अंडर द इनसाइड द कंडक्टर, चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दे नेवर कम इनसाइड, दे आर नेवर इनसाइड, नेवर एवर। ठीक है, चलो हाँ, ओके पॉइंट। तो ये चार क्लोज सरफेस थी, क्लोज सरफेस के ऊपर चार्ज था, फ्लक्स निकलेगा इसमें से, निकलना ही चाहिए। अच्छा, फ्लक्स जनरेट किसकी वजह से हो रहा है, फ्लक्स मतलब कौन, फील्ड लाइंस। तो भाई बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल ही रही होंगी ना इसमें से, अपनी अपनी जगह निकल रही होंगी परपेंडिकुलरली बाहर, खूब सारी निकल रही होंगी। ठीक है, तो ये जितनी फील्ड लाइंस होंगी, इनका जो नंबर होगा, मान लो 50 लाइन है कि 100 लाइंस हैं कि 200 लाइंस हैं, यही तो फ्लक्स है, यही तो फ्लक्स है। और टोटल फ्लक्स बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरी सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहा है, ये सरफेस पूरा डेल्टा है, मतलब पूरी सरफेस लेनी पड़ेगी। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं फाई ई यानी इलेक्ट्रिक इज, देखते जाना, हम क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ई डॉट डी एस, अपन पढ़ के आए हैं ई डॉट डी एस। यहां पर क्या बता रहे हैं, ये देखना, सिंबल देखना पहले, इंटीग्रेशन का सिंबल विथ अ सर्कल, इंटीग्रेशन का सिंबल विथ अ सर्कल, दैट सर्कल शोज क्लोज्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फील्ड लाइंस ओवर दैट सरफेस, यानी इंटीग्रेशन कब करते हैं ना मन, कि सबको इंक्लूड कर लो भाई, टोटल एड ऑन कर लिया। और व्हाट गॉस सेड, ये तो सिर्फ फ्लक्स शो करने का तरीका था, गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कि यही वाला फ्लक्स, ये जो फ्लक्स आप लिख रहे हो, ये 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज होगा, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस ने बताया कि फाई इज इक्वल टू दिस, एक्सपेरिमेंटली बताया, मतलब उसका बैकअप था, फाई इक्वल्स टू दिस, ये गॉस का कंसिडरेशन है, ई डॉट डी एस तो हमारे पास पहले से था।
ई डॉट डी एस वॉज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। वो उसको सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। इस तरह का जो इंटीग्रेशन लगाया जाता है ना, इसको सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। दैट सिंबल शोज कि आपको इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे करना है। और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज अ पार्ट ऑफ गॉस एक्सप्लेनेशन। दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन। इट इज कॉल्ड एज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है। एक स्फीयर के ऊपर इसको शो कर देते हैं। एक स्फीयर के ऊपर इसको प्रूव कर सकते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कैसे एक्चुअली। मैथमेटिकली आया है वो जनरेट होके। कर सकते हैं अपन भी। देखते हैं। अब हम गॉस थ्योरम का ये जो रिलेशन आया है वो उसको प्रूव करके दिखा दें। है ना। तो ये कैसे आया। वी आर डीलिंग अ स्फीयर फॉर दिस प्रूफ। हम एक स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर ले रहे हैं। और अभी हम उसके छोटे से सरफेस को कवर करेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेशन। वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल सरफेस राइट नाउ। कि वहां से कितना फ्लक्स निकलेगा हम वो निकालेंगे। कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अपन ने स्फीयर पे दिया हुआ है। उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, परपेंडिकुलरली आउटसाइड। सर्फ स्फीयर के सरफेस का एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ निकलेगी, परपेंडिकुलरली बाहर ही निकलती है वो भी, सरफेस से। यानी 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। ई और डी एस के बीच में। ठीक है। और ये स्फीयर है। क्लोज सरफेसेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। नाम सुना रहा है बस इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई बहुत कंटेक्स्ट की ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। गॉसियन सरफेस कहते हैं जो क्लोज सरफेस होती है जिसको चार्ज दिया गया हो। तो अपन ने गॉसियन सरफेस ली है कहने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, क्लोज सरफेस विद अ चार्ज। क्लोज्ड सरफेस विद अ चार्ज इज गॉसियन सरफेस। ठीक है। डन। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डील नाउ। चलो। पहले तो इस स्फीयर की वजह से कितनी फील्ड जनरेट हो रही होगी आर डिस्टेंस पर, वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलरेडी फॉर्मूला है चैप्टर की स्टार्टिंग से। क्या। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। इतनी फील्ड इसमें से निकल रही होगी। इतनी फील्ड इसमें से जनरेट हो रही होगी। ओके। और अभी हमने पढ़ लिया कि ई और जो अपना ये वेक्टर है, सरफेस वेक्टर, वो तो पैरेलल है। तो थीटा कितना हो गया, 0। चलो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला जो हमें पता है फ्लक्स का। ठीक है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेट होगा छोटे से एरिया में से ना, छोटे से एरिया में से पार्ट ऑफ द फ्लक्स जनरेट होगा, वो कितना होगा, ई डॉट डी एस। ई डॉट डेल्टा एस। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो ई डेल्टा एस कॉस 0। कॉस 0 इज 1। तो आ गया ई डेल्टा एस। ठीक है। वो भी पता होगा ना यार कि डेल्टा को ना, जब कोई बहुत छोटा सा चेंज दिखाना है तो अपन डेल्टा की जगह क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। तो एक्चुअली अपन यहाँ पे डी भी ले सकते थे बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल सरफेस। ठीक है। तो ये आ गया। हाँ अभी बस अब क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स जो पूरे स्फीयर से निकल रहा होगा, अभी अपन ने एक छोटे सेक्शन से फ्लक्स को बाहर निकाला है, वो ये रहा ई डेल्टा एस। ई डेल्टा एस छोटे से एरिया से निकला हुआ फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उस छोटे वाले फ्लक्स का, मैं यहाँ डीएस यू टर्म यूज कर रहा हूं, उसको पूरे को सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन पड़ा होगा, थोड़ा बहुत। दो जो कांस्टेंट्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं इंटीग्रेशन से, है ना। तो ई को बाहर कर दिया अपन ने। इंटीग्रेट होने वाला है कौन, एरिया।
एरिया इंटीग्रेट होगा। टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का? क्लास 10th मेंसुरेशन सब पुरानी बात। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, वो रख देते हैं यहाँ पे। 4 पाई r स्क्वायर। डन। देखो गॉस वाला फॉर्मूला आने वाला है। अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दो जो अपन ने ऊपर लिख रखी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, आ गया गॉस का फॉर्मूला Q/एप्सिलॉन नॉट। तो उसने भी ऐसे करके ही बताया कि भैया फ्लक्स मतलब Q/एप्सिलॉन नॉट। दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम that flux is equal to Q/epsilon naught. Okay, so that is how we could reach to that conclusion. Gauss theorem. अब हमें गॉस थ्योरम के मतलब इस फॉर्मूले को यूज करके हमें तीन चीजों के, तीन अलग अलग सोर्सेस के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एप्लीकेशन आता है। तीन आखिरी डेरिवेशन जो इस चैप्टर में आते हैं वो गॉस के, ये तीन डेरिवेशन है, तीनों एप्लीकेशन है। इन तीन में से किसी एक एप्लीकेशन का पेपर में प्रिंटेड होना बिल्कुल 100% अश्योर्ड है, सालों से होता है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इनका डिटेलिंग तो नेक्स्ट टाइम ही लेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में लेंगे, सिर्फ एनालिस्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, इट्स सेम थिंग। इसमें हम तीन एप्लीकेशंस कवर करेंगे, तीन डेरिवेशन आएंगे जिसमें गॉस का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। फर्स्ट, फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू एन infinitely long infinitely long charged wire। यहां पे हम लोग लाइन चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे क्योंकि वायर की बात हुई है। दूसरा, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे क्योंकि शीट है ना, सरफेस आ गया, 2D फिगर है, 2D फिगर है। और तीसरा, वो शेल, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ये तीन शेप अपने को है, वायर, शीट और शेल। वायर, शीट और शेल, इन तीन में से एक ही मिलता है एक बार में। जब भी एग्जाम में आएगा तो कोई एक आएगा। पूरा पूरा डेरिवेशन है बस तीनों का, जिनको एग्जीक्यूट करना है, और इसके बाद ये कंक्लूड हो जाएगा, मतलब टॉपिक ही कंक्लूड हो जाएगा। ये आखिरी डिस्कशन पॉइंट है इसका। फिर एनसीईआरटी की सारी पूरी बैक एक्सरसाइज कवर करनी है और उसको रिव्यू करना है, फिर उसको अटेम्प्ट करके देखना है। ठीक है।
चलो 2-3 मिनट हैं, पन्ने आज काफी हो गए, पलट लेते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट ऑल वी टॉक्ड अबाउट टुडे, है ना। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है यार, ये चीजों को हम लोग हमारे आसपास प्रैक्टिकल लाइफ में देखते नहीं, तो इनसे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ब्रेन ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। और थोड़ा सा उसको फॉर्मली अगर बता दिया जाए तो काम हो जाएगा। कहाँ से शुरू किया आज अपन ने? वी स्टार्टेड विथ, सॉरी, टॉर्क, है ना। टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब भी किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो अपने आप को अलाइन करता है बेस्ड ऑन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिराइव होता हुआ पी क्रॉस ई निकल के आया, जिसका स्केलर फॉर्म था पीई साइन थीटा, ठीक है। फिर हमने, टॉर्क हो गया डाइपोल पे, ये आज की ये वाली बात थी। फिर हमने स्टार्ट किया व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसी भी बॉडी में जिसमें कि ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, तो रैंडमली किसी भी हिस्से में अगर निकालना हो तो डेंसिटी की मदद से निकाला जा सकता है। 3 टाइप की डेंसिटी अपन ने कवर करी: लाइन चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 1D 2D 3D। फर्स्ट वाले में हमने लिया लैम्डा, सेकंड वाले में आ गया सिग्मा, और थर्ड वाले में आ गया रो। पहला वाला था चार्ज अपॉन लेंथ, दूसरा था चार्ज अपॉन एरिया, तीसरा था चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अकॉर्डिंगली उनकी यूनिट सेट हो गई, ठीक है। उस टॉपिक को डिस्कस करना गॉस थ्योरम में यूज करने के लिए था। फिर हमने मूव किया फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने जाना कि ये सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस होती हैं बस, जो एक पर्टिकुलर एरिया को एक टाइम पर क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। क्रॉसिंग द एरिया एक्चुअली, हाँ। फिर हमने इसको पढ़ा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट इसलिए भी आया क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी बननी चाहिए थी, तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से ही बनती है। फॉर्मूला आया, उसको एक्सटेंड किया, उसमें 2 केस लगाए, 0 और 90। 0 और 90 के 2 केस लगाए, डन। फिर फ्लक्स को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़े। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में अपन ने बताया कि गॉस थ्योरम ने ये बताया कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, जो कि उसका स्टेटमेंट है। और जब हमने उसको ई डॉट डी एस से इक्वेट किया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, तो इंटीग्रेशन लगाया क्लोज्ड वाला जिसमें सर्कल बना हुआ है, जो है ना क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसमें से उसका प्रूफ करके दिखा दिया, एक स्फीयर को बैकअप लेकर। स्फीयर में हमने सिर्फ इतना किया कि उसकी फील्ड के फॉर्मूले को फ्लक्स के फॉर्मूले में डाल दिया। फील्ड और एरिया मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई होने पर हमें रिमेनिंग पार्ट मिल गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आज का वर्कआउट हो गया। इसको, है ना, 1-2 दिन के अंदर रिव्यू करके हाथ से लिख के पैक कर देना, तो फिर गॉस के तीनों एप्लीकेशन अपने अगले सेशन में वर्कआउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, आज का सेशन कंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर एप्लीकेशंस लेंगे।